गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। डॉक्टर राजीव बिंदल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। कुलदीप राठौर ने कहा सरकार ने आपदा में अफसर ढूंढे। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड और नेपकॉन के बीच एमओयू साइन। 60 करोड़ की लागत से बनेगा सेब स्टोर। होटल, रेस्तरां और व्यापार मंडल ने सरकार पर जड़े आरोप, मांगे ना मानी तो होगा आंदोलन। और एशिया के पहले ओपन आइस स्केटिंग रिंग का सेशन शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने भाजपा और प्रदेश सरकार पर बड़ा सियासी हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा सरकार पर घोटालेबाज और अवसरवादी होने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढा है। भाजपा पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के खिलाफ 2 दशक पुराने नगर परिषद सोलन के भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। प्रदेश सरकार के साथ 35 अन्य लोगों के खिलाफ भी नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा पर अवसरवादी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि घोटालों और धांधलियों से भाजपा का पुराना नाता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद एक बार फिर भाजपा और जयराम सरकार का भ्रष्टाचार बेनकाब हुआ है। जहाँ तक उच्चतम न्यायालय का प्रश्न है, उस बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप जयराम सरकार में देखें तो और भी जो मंत्री है उनकी स्लिपता सामने आई है। बिंदल साहब को जो है उस वक्त त्यागपत्र देना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी नित नए घोटाले जो है सामने आ रहे। कोई भूमि घोटाला सामने आया और अभी जो किसान सम्मान निधि है और मुख्यमंत्री का जो राहत कोष है उसमें भी घोटाले की बात आई है। तो ये तो पूरी सरकार घोटाले की है, नित नए घोटाले हो रहे हैं। और कोविड के समय में भी जब लोगों को मदद की दरकार थी, इन्होंने लोगों की मदद नहीं की, उल्टा इन्होंने कोरोना में जो है आपदा में अवसर ढूंढा। और भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े लोग हैं उन्होंने लोगों की मदद करने के बजाय जो है अपनी जेब भरने का प्रयास किया, जो निश्चित तौर पे निंदनीय है। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड ने पराला मंडी में 60 करोड़ की लागत से एक सेब स्टोर बनाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर शिमला में हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड और नेपकॉन के बीच एक एमओयू साइन हुआ। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड और नेपकॉन के बीच एक एमओयू साइन किया गया। इसके तहत किसान बागवानों के लिए पराला मंडी में 60 करोड़ की लागत से एक सेब स्टोर बनाने का निर्णय लिया गया। इसमें 1500 मीट्रिक टन सृजन चैम्बर बनेगा, जहां रोजाना 10 मीट्रिक टन प्रति घंटे की क्षमता से ग्रेडिंग का भी प्रावधान होगा। 15 मीट्रिक टन की क्षमता की गाड़ियां भी चलाई जाएगी, जिसमें एसी की व्यवस्था होगी ताकि किसान बागवान अपनी फसलों को मंडी तक सुरक्षित पहुंचा सके। हिमाचल प्रदेश विशेषकर मार्केटिंग बोर्ड के लंबे समय इस इतिहास में ये आज बड़ा शुभ दिन है कि मार्केटिंग बोर्ड पहली बार पराला जो हमारा मंडी है वहाँ पर एक 5000 मीट्रिक टन का सी स्टोर बनाने जा रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 60 करोड़ के करीब होगी। और जहाँ ये 5000 मीट्रिक टन का सी स्टोर बनेगा, इसके साथ ही इसमें 1500 मीट्रिक टन सृजन चैम्बर भी बनेगा। साथ में डेली 10 मीट्रिक टन प्रति घंटा की क्षमता से ग्रेडिंग और सॉर्टिंग का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। इसका कुछ पार्ट जो हमारा होगा वो खड़ा पत्थर में होगा, बाकी हमारा सारा पराला में होगा। और इसमें हमारी जो 15-15 मीट्रिक टन की 5 जो हमारी आपकी जो कुल जिसमें हमारा एसी सिस्टम होता है गाड़ियों में लगा हुआ, वातानुकूल हमारी गाड़ियाँ भी होंगी, जो एक स्थान से मार्केट तक उस जो हमारा इसमें प्रोडक्ट होगा, जो हमारी या सब्जी होगी, चाहे अन्य
वस्तुएं होंगी उनको मार्केट तक पहुंचाने का ऐसा भी इसमें प्रावधान किया है। और इसके लिए मेरे साथी सीजीएम साहब भी बैठे हैं हमारे नाबार्ड के, तो हमने इसका जो MOU आज साइन किया है वो हमारा नेपकॉन के साथ किया है, जो नाबार्ड के अंडर काम करता है। और इसका जो सारा जो आगे का जो प्रोसीजर है, आगे की जो कंस्ट्रक्शन है या जो मशीनरी सप्लाई करनी है, वो सारा का सारा कार्य जो है वो हमारा नेपकॉन करेगा। क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड के पास इतना हमारे पास स्ट्रक्चर, हमारे पास इतने टेक्निकल लोग नहीं थे, इसलिए हमने ये MOU साइन आज नेपकॉन के साथ किया है। नाबार्ड के सीएम की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो भी हमारे फूड ग्रोवर हैं, हमारे जो अन्य वेजिटेबल ग्रोवर हैं, उनको यहाँ पर CA स्टोर की जहाँ तो सुविधा मिले ही मिले, लेकिन अपना जो उनका सामान है उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए भी उनको एक मौका मिले कि यहाँ पर उनकी पैकिंग ग्रेडिंग हो और अपना जो भी अपना फूड्स वगैरह यहाँ प्रोजन करना चाहिए, जैसे मटर वगैरह यहाँ होता है। तो सारी सुविधा के लिए पहला इनिशिएटिव मार्केटिंग बोर्ड के हमारे MD साहब ठाकुर की तरफ से लिया गया है। और मैं समझता हूँ नेपकॉन का इसका हमको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई इन्होंने हमारे को, इसकी DPR वगैरह बना के दी। और इसमें हम आभारी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड के भी, केंद्र सरकार के भी, कि उन्होंने इसमें 10 करोड़ रुपए की हमारे को इसमें सब्सिडी गार्डन के रूप में हमारे को मिलेगी। और अन्य जो पैसा है इसमें वो हमारा जो APMC शिमला और किन्नौर है, इसके चेयरमैन मेरे साथ खड़े हैं मिस्टर नरेश शर्मा जी, हम दोनों और मार्केटिंग बोर्ड दोनों मिलकर इसका ऊपर हम खर्चा वहन करेंगे। और आज हमने इस MOU साइन में ये भी तय किया है कि ये जल्दी से बनकर तैयार हो और डेडलाइन जून 2022 की इसमें दी गई कि उससे तक ये बनकर तैयार हो जाए, ताकि हमारे किसानों को यहाँ की ये सुविधा मिले। ऐसा ये MOU साइन आज किया है। इसका टारगेट जुलाई 2022 का है। ये नाबार्ड का जो फुल फ्लेश सब्सिडरी है, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके लिए ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देगी और उसी के तहत आज ये MOU साइन किया गया है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डे है, बिकॉज जैसे ही प्रोडक्शन की वॉल्यूम बढ़ी है हॉर्टिकल्चर के स्टेट में, तो उसके साथ वैल्यू चेन की स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। तो इसमें जो वैल्यू चेन की स्ट्रेंथनिंग है, ये पराला और खड़ा पत्थर में, जैसे चेयरमैन साहब ने अभी बताया है, उसके लिए जो एक पूरा फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्री कूलिंग चैम्बर्स हैं, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज है, ग्रेडिंग सॉर्टिंग लाइन है, IQF लाइन है, फ्रोजन स्टोरेज लाइन है और रीफर वैन्स हैं। तो ये पूरे वैल्यू चेन की स्ट्रेंथनिंग से स्टेट को ही फ़ायदा होगा कि प्रोड्यूस की प्रॉपर स्टोरेज, क्वालिटी और एसेइंग भी होगी, इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी होगी और निश्चित तौर पे आगे चल के फार्मर इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। यही अगर एक पायलट हम अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर सकें तो आगे चल कर और भी स्टेट में ये प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। इसलिए इसकी वैल्यू उसमें है कि ये एक अहम पायलट प्रोजेक्ट है स्टेट की, और इसके लिए नैपकॉन्स ने पूरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में कोरोना को लेकर 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने और रविवार को पूरी तरह से बाजार बंद रखे जाने को लेकर सरकार के इस फैसले के खिलाफ होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन और शिमला व्यापार मंडल विरोध में उतर आया है। सरकार से नए साल तक नाइट कर्फ्यू हटाने और रविवार को होटल ढाबे खुले रखने की मांग की गई है। शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा है कि प्रदेश सरकार के गलत निर्णयों के कारण होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से पिट चुकी है। करोड़ों के घाटे से गुजर रही होटल इंडस्ट्री को सरकार ने अपने पर्यटन विरोधी निर्णयों से खस्ता हाल कर दिया है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने कहा कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर पर्यटन सीजन में सरकार के निर्णय भारी पड़ रहे हैं। कर्फ्यू है, कोई सेंस लॉजिक बनता नहीं है। जब 9 बजे तक सब नॉर्मल चला हुआ है तो 9 बजे का ऐसी क्या बात है कि बंद करने की नौबत आ रही है। क्योंकि आजकल सर्दियों में वैसे भी दुकानें 7:30 बजे बंद हो गई। जो लोकल क्राउड है वो तो वैसे भी 8, सवा 8, साढ़े 8 बजे तक घर चले जाता है। यहाँ जो घूमते फिरते हैं वो है टूरिस्ट, जो टूरिस्ट पैसा खर्च रहे हैं हिमाचल में आके, हमको रेवेन्यू दे रहे हैं। हाँ, पहले हम सोच सकते थे कि कोरोना अगर टूरिज्म की वजह से फैल रहा हो तब तो हम माने, बट हमने फिगर्स भी दिए गवर्नमेंट को कि टूरिस्ट और खासकर होटल्स की वजह से कोई कोरोना फैला नहीं जा रहा है। कोरोना बंदिशों के चलते 50% से ज्यादा पर्यटकों ने बुकिंग रद्द कर दी है। सरकार का 9 बजे के बाद शिमला सहित 4 जिलों में कर्फ्यू का निर्णय समझ से परे है। इंडियन
should travel within India, explore our places within India. It's very unfortunate that tourists are coming towards Himachal and our government गवर्नमेंट का ये है कि जो होटल्स खुले हैं उनमें जाके खा सकते हैं, पर होटल्स ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि 8 बजे तक तो कोरोना सब घूम फिर रहे हैं, कोरोना चलो ठीक है, 9 बजे तक एकदम कोरोना निकल रहा है। और इस तरह की इतनी ये जो दिक्कतें आई हैं उसको मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुँचे बात, क्योंकि अगर ये इस तरह चलेगा और अगर ये जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारी स्टैब्लिशमेंट बंद हो जाएंगी या हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि एक एक होटल का बहुत बड़ा स्टाफ है। जब एसी इन्होंने बंद कराया था तो हमने सारा अपना स्टाफ वापस भेज दिया था, क्योंकि इन 15 दिन में जो हम हमारे होटल्स भाई भी जो पैसा कमाएंगे अल्टीमेटली वो हमारे शहर में ही खर्चा जाएगा, आप लोगों के बीच आएगा, हमारे भी जो पैसा आएगा चाहे मैं किसी भी डेट से आप ये देखिए कि हर साल का ऐसे टूरिस्ट हमारे शिमला में मिलते हैं, क्योंकि एक अपना ही केस। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से पर्यटक वीकेंड में शिमला आता है, जब बाजार ही बंद होंगे तो पर्यटक शिमला आकर क्या करेगा। तो ऐसे ये निर्णय इलॉजिकल है कि 9 बजे के बाद कर्फ्यू, और फिर संडेज को बोलते हैं रेस्टोरेंट्स, होटल्स के जो रेस्टोरेंट ढाबा सब बंद रहेंगे। अब देखिए हिमाचल में साल भर जो वीकेंड टूरिज्म ही आता है और सैटरडे को घूम फिर के फिर संडे को खाना पीना खा पी के मंडे तक जाते हैं। अब संडे को जो सब बंद है तो कहीं खाने पीने की जगह नहीं है, सब बंद है, तो हर कोई जो टूरिस्ट आ रहा है वो होटल में बैठने के लिए तो नहीं आ रहा है, फिर वो हिमाचल की तरफ आ ही क्यों रहा है। ये जो निर्णय बंद करने का ये गलत है और हमने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से इसको फिर से सोचे, नहीं तो हमारा टूरिज्म सेक्टर बहुत बैडली हिट करेगा। सेकेंडली हम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं अतिथि देवो भव, और वो अपनी स्पीचेज में बोलते हैं कि इंडियंस को इंडिया में ही घूमना चाहिए। तो ये हमारे जो इंडियंस अभी आ रहे हैं, घूम रहे हैं, रेवेन्यू स्पेंड कर रहे हैं, रेवेन्यू ला रहे हैं, तो मुझे लगता है ये हिमाचल सरकार की जो सोच है, ये जो डिसीजन लिया है वो गलत है और इनको इमीडिएटली इसको रेक्टिफाई करके चेंज करना चाहिए। शिमला व्यापार मंडल ने सरकार की मंशा और निर्णयों पर सवालिया निशान लगाते हुए आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह का कहना है कि शिमला में अभी तक एक भी मामला किसी भी होटल में कोरोना का नहीं आया है। जो भी मामले आ रहे हैं वह या तो राजनीतिक रैलियों से या फिर शादियों के आयोजन होने से सामने आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने इन फैसलों को वापस ना लेने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। जो आज प्रेस वार्ता हुई है वो जो इसमें नई नोटिफिकेशन आई है, सरकार ने जो आदेश दिए हैं कि रात को 9 बजे से जो कर्फ्यू है, जो हमारा सेनानी यहाँ पे आ रहा है उसको उसके लेके काफ़ी दिक्कत है, और हमारे स्पेशली जो हमारे होटलियर भाई हैं उनको काफ़ी आपत्ति है, क्योंकि इससे टूरिस्ट का जो है हमारे जो सीज़न जो बुकिंग्स थी वो सारी कैंसिल हो रही हैं। तो इसको चलते आज हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई ताकि सरकार इस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि ये 15 दिन शहर के लिए बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि अगर अभी टूरिज़्म हमारा नहीं हुआ और ऑलरेडी हमारा समर का सीज़न बर्बाद जा चुका है और विंटर में अगर टूरिस्ट नहीं आया तो होटलियर्स को काफ़ी नुकसान होगा और आने वाले समय में हमें अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। सर क्या मांग करते हैं? ये बिल्कुल हम चाहते हैं सरकार इस पर पुनर्विचार करे और लगभग अगले 20 दिन के लिए, क्योंकि जिस तरह दिवाली का सीज़न इंपॉर्टेंट होता है उस तरह न्यू ईयर का भी सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारा कारोबार हमारा इस पर डिपेंडेंट करता है। अगले 15-20 दिन के लिए हमें रिलैक्सेशन मिलेगी। एशिया के पहले ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंग का सेशन शुरू हो गया है। शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंग को 1920 में अंग्रेजों ने बनाया था। स्केटिंग रिंग से पहले यहाँ टेनिस कोर्ट हुआ करता था। आज़ादी से पहले तक यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजों को ही आने की अनुमति थी, लेकिन आज ये रिंग शिमला की नहीं बल्कि देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। पहाड़ों की रानी शिमला के तापमान में आई गिरावट के साथ ही शिमला आइस स्केटिंग रिंक में बर्फ जमना शुरू हो चुकी है। आइस स्केटिंग रिंक के क्लब सदस्यों की ओर से इस सीजन के पहले स्केटिंग ट्रायल का आयोजन किया गया। कोरोना के चलते रिंक में 10 साल से कम और 60 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को स्केटिंग की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। सुबह 8 बजे से करीब 10 बजे तक स्केटर्स ने बर्फीले शीशे पर रोमांच का आनंद लिया। मेरा नाम सुदीप महाजन है, मैं शिमला आइस स्केटिंग क्लब में एग्जीक्यूटिव हूँ। पिछले कल हमने अपना ट्रायल किए थे अपना आइस स्केटिंग के, तो जो सक्सेस हुए हैं, जिसके कारण हमने आज से अपना सेशन को हमने शुरू भी कर दिया है। आज सुबह सेशन के अंदर कोई 20 से 25 बच्चे स्केटिंग करने के लिए आए हैं या इस बार के उसमें हमारा है कि इस बार देखते हैं कि जब तक मौसम शुरू ढंग से आता है तो हम इसको इवनिंग में भी करेंगे, नहीं तो अभी तो हम सुबह का सेशन तो हम शुरू कर दी है।
अच्छा, दूसरा ऐसा था कि हमारा ये साल जो है हमारा 100 ईयर्स का है सेलिब्रेशन का, जो इस कोविड की भेंट चढ़ गया है। हो सकता है कि अगर हम इस बार नहीं मना पाए अपने को इसको, तो हम उसको अगले साल अपना 100 ईयर्स को मनाएंगे। और मेरा ये है कि बच्चों से खासकर आग्रह ये रहेगा कि बच्चे अब जो आइस स्केटिंग करते हैं वो आएँ और अपना आइस स्केटिंग का लुत्फ उठाएँ, क्योंकि अब वो फ्री हो चुके हैं स्कूल के पेपरों वगैरह से भी। क्लब के कार्यकारी सदस्य संदीप महाजन ने कहा कि इस वर्ष आइस स्केटिंग रिंग के 100 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार समारोह का आयोजन नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि अब नए साल में शताब्दी समारोह आयोजित करने की योजना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीड टाइम्स। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।